बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन और अपनी स्टडीज पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। तो आज हमारे चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स का लास्ट लेक्चर है और इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स को। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, यानी इसके अंदर जो है वो सारे नॉन डिजिट्स और पहला डाउटफुल डिजिट। हमने पढ़ा था ना अनसर्टेनिटी को, यानी डाउट होता है हमारी रीडिंग के अंदर जो है वो एरर आता है या डाउट आ जाता है। लेकिन अब फॉर एग्जाम्पल हमारी रीडिंग है 4.6 फॉर एग्जाम्पल। तो अब ये जो 6 है ये डाउटफुल है ना कि ये 6 भी हो सकता था, ये 6.5 या 7 इनके दरमियान की वैल्यू है, तो ये 6 भी हो सकती थी, 7 मतलब इसके अंदर जो है वो डाउट है। लेकिन 4 के अंदर तो कोई डाउट नहीं है ना, 4 तो बिल्कुल नॉन है। तो जितने भी हमारे पास एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स होंगे और जो पहला डाउटफुल डिजिट होगा उसको हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। उसके बाद है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन और एक्यूरेसी दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट टर्म्स हैं। प्रिसीजन होता है कि एक जो मेजरमेंट है ना, फॉर एग्जांपल हमने एक चीज की डिफरेंट मेजरमेंट्स ली, ये इसकी मैंने लेंथ मेजर की और मैंने इसकी बहुत सी मेजरमेंट्स ली, एक आ गई 4.1, एक आ गई 4.2, इस तरह से। तो वो जो ग्रुप ऑफ मेजरमेंट्स है ना वो एक दूसरे के जितना क्लोज है उसे हम कहते हैं प्रिसीजन। यानी जितनी भी हमने रीडिंग्स ली वो एक दूसरे के जितना क्लोज आई उसको हम कहते हैं प्रिसीजन। लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू थी फॉर एग्जाम्पल 4.30 और हमारी अगर रीडिंग आ रही है 4.3, तो ये जो है ये क्या है, ये एक्यूरेट है, यानी ये एक्चुअल वैल्यू के नजदीक है। ये दोनों इतनी एक्यूरेट नहीं है, ये प्रिसाइज तो है, एक दूसरे के तो नजदीक है, करीब है, लेकिन ये एक्चुअल वैल्यू के करीब नहीं है। तो जो एक्चुअल वैल्यू के करीब आता है ना हमारे पास, उसको हम कहते हैं एक्यूरेसी। तो हमारी जो भी एक फिजिकल मेजरमेंट है उसको प्रिसाइज भी होना चाहिए और उसको एक्यूरेट भी होना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे राउंडिंग ऑफ द डिजिट्स, यानी डिजिट्स को हम कैसे राउंड ऑफ करते हैं, कैसे सिंप्लीफाई करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को। करीब तरीन डिजिट्स तक हम किस तरह से राउंड ऑफ करते हैं और उसके क्या रूल्स हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आप सब अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लें ताकि हम इन टॉपिक्स को डिटेल से बुक से पढ़ें। अच्छा, तो जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हमने कहा था ना कि जो अनसर्टेनिटी या एक्यूरेसी होती है किसी भी क्वांटिटी की, उसको हम किससे इंडिकेट कर सकते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स से। तो आज के लेक्चर में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को पढ़ते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं क्या। सिग्निफिकेंट हम कहते हैं इंपॉर्टेंट या अहम, ऐसे फिगर्स जो किसी भी मेजरमेंट के अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं ना, जो उसके अंदर अहम होते हैं फिगर्स, उन्हें हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स और वो उस मेजरमेंट की एक्यूरेसी को बताते हैं। अच्छा, अब हम किसी भी जैसे अब किसी जार है, कोई एक जार है, इसके अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर हमारे पास ढेर सारी कैंडीज प्रेजेंट है। अब हम इन कैंडीज को तो काउंट कर सकते हैं ना कि इसके अंदर फॉर एग्जांपल 10 कैंडीज प्रेजेंट है। तो मैं बोलूँ अगर इसके अंदर मैं काउंट करके बताऊं कि 10 कैंडीज प्रेजेंट है तो ये वैल्यू तो मैं एग्जैक्टली बता सकती हूँ। लेकिन अगर मैं जार की हाइट बताऊं तो वो मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती, क्योंकि उसको मुझे किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करना है, फिर उसके अंदर एरर्स, अनसर्टेनिटी सब कुछ आ जाता है। तो जार की हाइट को मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती। तो सबके सब मतलब एग्जैक्टली का मतलब ये है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी जरूर प्रेजेंट होगी। तो सब मेजरमेंट्स जिनके अंदर क्या होती है, अनसर्टेनिटीज होती है, अब वो किस चीज पर डिपेंड करती हैं, ऑल मेजरमेंट्स इंक्लूड अनसर्टेनिटीज, जो कि डिपेंड करती है इंस्ट्रूमेंट की रिफाइनमेंट पे, जो कि उस मेजरमेंट के लिए यूज हो रहा है। रिफाइनमेंट क्या होता है, बेहतरी, यानी जितना ज्यादा हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वो बेहतर होगा, उतने ही ज्यादा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। यानी जितना अच्छा हम किसी मेजरमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे उतने ज्यादा उस मेजरमेंट में क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। It is important to reflect the degree of uncertainty in the measurement by recording the observation significant figures। हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है कि हम अनसर्टेनिटी, किसी भी मेजरमेंट के अंदर जो अनसर्टेनिटी यानी जो डाउट आ रहा है उसको हम बताएं किसके थ्रू, सिग्निफिकेंट फिगर्स को ऑब्जर्व करते हुए। अब यहाँ तक आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपके पास डेफिनेशन है सिग्निफिकेंट फिगर्स की, कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो ऐसे या डिजिट्स जो हैं वो ऐसे डिजिट्स होते हैं जो कि एक मेजरमेंट के अंदर रिलायबली नोन है। रिलायबली का मतलब क्या है, जिन पर हम यकीन कर सकते हैं, ऐसे डिजिट्स जिनके बारे में हमें एग्जैक्टली पता है, वो होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब यहाँ पे आपके पास एक एग्जाम्पल दी हुई है कि एक रॉड है जो कि मेजरमेंट ले रहे हैं। अब मेजरमेंट जो है ना इसकी वो 4.6 और 4.7 के दरमियान में आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेजरमेंट है वो 4.6 और 4.7 के दरमियान में आ रही है। अब लेंथ ऑफ द रॉड जो है, अब ये जो रॉड है जिसकी हम लेंथ ले रहे हैं वो स्लाइटली जो है वो 4.6 से ज्यादा है, लेकिन वो 4.7 नहीं है, 4.7 से कम है। 4.6 और 4.7 के दरमियान में आ रही है। तो अब एक स्टूडेंट ने तो लिखा कि ये 4.6 है, लेकिन दूसरे स्टूडेंट ने लिखा कि ये मेजरमेंट जो है वो 4.7 है। तो पहले स्टूडेंट ने ये सोचा कि जो एज, जो किनारा है ना, वो ये जो 6 मिलीमीटर वाली पॉइंट है ना, इसके करीब करीब है, तो उसने लिख दिया 4.6।
जबकि जो दूसरा स्टूडेंट था उसने ये कहा कि जो रॉड है वो 7 मिलीमीटर वाले पॉइंट के ज़्यादा करीब है, तो उसने फिर उसकी लेंथ 4.7 लिख दी, 4.7 सेंटीमीटर। तो इस वजह से ये डिफ़िकल्ट हो गया कि हम उसकी ट्रू लेंथ, उसकी असल लेंथ को बता सकें कि 4.6 है या 4.7 है। लेकिन दोनों स्टूडेंट्स जो थे वो 4 डिजिट पर तो एग्री थे ना, 6 जो पॉइंट के बाद वाला डिजिट था, इश्यू तो उसमें था कि एक 4.6 कह रहे हैं और एक स्टूडेंट जो है वो 4.7 कह रहे हैं। लेकिन ये जो था 4 डिजिट, इस पे दोनों एग्री कर रहे थे, तो वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट डिजिट जो डाउटफुल है, उसको हम जो है वो क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। वो हमारे पास उसके अंदर जो है वो एरर के चांसेस हैं, सिर्फ़ उस डाउटफुल डिजिट के अंदर। इस वजह से उसको हम क्या कहते हैं, डाउटफुल डिजिट, क्योंकि उसके अंदर एरर के चांसेस हैं। तो किसी भी मेज़रमेंट के अंदर एक जो एक्यूरेटली नोन डिजिट्स हैं, जो बिल्कुल एग्ज़ैक्टली पता है, जैसे यहाँ पे 4 जो है वो एक्यूरेटली नोन डिजिट है। और उसके बाद जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट होता है, यानी यहाँ पे जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है वो क्या है, 6 है, जिसके अंदर क्या है, डाउट है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। तो ये आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन है कि किसी भी मेजरमेंट के अंदर सब एक्यूरेटली नोन डिजिट्स और पहला डाउटफुल डिजिट, उसको क्या कहा जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे कोई क्विज दिया हुआ है कि कुछ रेपिटेटिव ऐसे प्रोसेसेस जो नेचर में ना बार बार रिपीट होते रहते हैं, जिनको हम एज़ अ टाइम स्टैंडर्ड, यानी टाइम में टाइम के फॉर्म में हम उसको बता सकते हैं। तो इसमें एक है अर्थ की जो रोटेशन होती है ना, अर्थ की रोटेशन, जो अर्थ अपने एक्सिस के इर्द-गिर्द घूमती है, यानी ये एक अर्थ जो है वो अपने, ये अर्थ है ना, ये अपने एक्सिस के इर्द-गिर्द ऐसे घूमती रहती है गोल-गोल। तो ये जो अर्थ की होती है रोटेशन, यानी जो चीज़ अपने एक्सिस पर यूँ घूम रही है ना, उसको कहते हैं रोटेशन। तो वो अर्थ करती है मतलब 24 आवर्स में, 1 दिन में 24 आवर्स में कंप्लीट करती है। और एक चीज़ होती है अर्थ की रेवोल्यूशन। ये सब रेपिटेटिव प्रोसेसेस है ना, जो मुसलसल हो रहे हैं, बार-बार हो रहे हैं। अब रेवोल्यूशन क्या होती है कि एक तो वो अपने एक्सिस पे भी यूँ-यूँ गोल-गोल घूम रही है, और दूसरा ये है कि वो सन के इर्द-गिर्द ना ऐसे भी घूम रही है, मतलब यूँ गोल-गोल सन के इर्द-गिर्द। एक चीज़ होती है कि आप अपने एक्सिस पे घूम रहे हो, उसको कहते हैं रोटेशन, और एक होता है कि ऐसे-ऐसे गोल-गोल घूम रही हो, उसको कहते हैं किसी चीज़ के इर्द-गिर्द, उसको कहते हैं रेवोल्यूशन। और जो अर्थ की रेवोल्यूशन होती है वो होती है 1 साल में पूरी। तो ये 1-2 ऐसे रेपिटेटिव प्रोसेसेस हैं। इसके अलावा फेजेस ऑफ मून है, पेंडुलम की मूवमेंट है, डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। ये आपके पेपर में आता नहीं है क्वेश्चन, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद वो कह रहे हैं कि फॉलोइंग पॉइंट्स जो हैं वो आपको अपने माइंड में रखने हैं जब भी आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को लिख रहे हो। तो ये जो रूल्स है ना सिग्निफिकेंट फिगर्स को लिखने के, ये रूल्स भी आपको आने चाहिए। एक तो इसकी डेफिनिशन आनी चाहिए और दूसरा इसके रूल्स आने चाहिए। तो जितने भी डिजिट्स हैं ना 1 से लेके 9 तक, वो सब तो सिग्निफिकेंट हैं ही हैं। आपके जो भी मेजरमेंट होगी ना उसके अंदर 1 से 9 तक जितने भी डिजिट्स आ रहे होंगे वो सब सिग्निफिकेंट है। लेकिन जो 0 है ना, वो या तो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। 0 के अंदर जो है वो ये इश्यू है कि ये जो है वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। 1 से 9 तक जितने भी डिजिट्स हैं वो सब तो सिग्निफिकेंट हैं ही हैं। अच्छा, अब 0 के केस में आपने ये रूल्स याद रखने हैं। पहला रूल तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 से 9 तक सारे डिजिट सिग्निफिकेंट है। अब जो 0 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान में आ रहा होगा ना, वो भी सिग्निफिकेंट होगा। जैसे ये 0 है, 5.06 है, 5 भी 1 से 9 तक का डिजिट है ना, और 6 भी। तो ये दोनों तो सिग्निफिकेंट है, लेकिन जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान में 0 आ रहा होगा ना, वो भी सिग्निफिकेंट ही होगा। इसका मतलब इस वैल्यू के अंदर हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेज़ेंट हैं। नेक्स्ट वो ज़ीरोज़ जो कि लेफ्ट साइड पे होंगे मेजरमेंट के, वो सिग्निफिकेंट नहीं है। लेफ्ट साइड कौन सी साइड है? ये मेरा राइट हैंड है ना जिससे मैं लिख रही हूँ, ये राइट हैंड है, और ये क्या है? लेफ्ट हैंड है। तो ये जो लेफ्ट साइड है ना, इस साइड पे जितने भी ज़ीरोज़ होंगे ना, वो सब सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जैसे कि ये ज़ीरोज़ हैं, ये लेफ्ट साइड पर है ना, इसके मेजरमेंट के लेफ्ट साइड पर है, तो इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। शुरू में मैं जितने भी 0 लगा दूँ, उसके बाद मैं 3 लिख दूँ, रहेगा तो वो 3 ही ना, तो इन ज़ीरोज़ की कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। इसका मतलब इस वैल्यू के अंदर सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 और 4। उसके बाद वो ज़ीरो जो राइट साइड पर होते हैं, वो सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस 3 के बाद मैं 0 लगा दूँ, तो उसकी तो वैल्यू है ना, अब ये 3 से 300 हो जाएगा। एक और लगा दूँगी तो 3000 हो जाएगा, तो इन ज़ीरोज़ की तो वैल्यू है। तो इनको हम सिग्निफिकेंट कंसीडर करते हैं। तो लेकिन यहाँ पे डेसिमल की बात हो रही है, तो डेसिमल के केस में भी आपने इस तरह से ये याद रखना है। ये वैसे भी आपके लिए एक हिंट होगी ना कि पहले जितने भी 0 लगे हुए हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जो बाद में 0 आएगा उसकी तो वैल्यू है। तो राइट साइड वाले ज़ीरोज़ की वैल्यू होती है। अब ये इस फिगर में 2.40 में इस 0 की वैल्यू है, क्योंकि ये राइट साइड पे आ रहा है।
तो इस वाली मेजरमेंट में हमारे पास जो है वो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, 3, 1, 2 और 3। अच्छा, अब अगर हम नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, साइंटिफिक नोटेशन हमने पढ़ा था ना 10 की पावर में, जब हम लिखते हैं वैल्यूज को, जो बहुत बड़ी या बहुत छोटी वैल्यूज होती हैं, तो हमने उनको लिखने के लिए, ताकि हम उसको लिख भी इजीली सके और उसको कैलकुलेट भी इजीली कर सके, तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। तो जब हम किसी भी वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, तो फिर उस साइंटिफिक नोटेशन से पहले, यानी ये जो 10 की पावर आती है ना, उसके एक्सपोनेंट में जो हम लिखते हैं 10 की पावर, उससे पहले जितने भी डिजिट्स हैं वो सब सिग्निफिकेंट है, चाहे जीरो है नहीं है जो भी है, उससे पहले वो कह रहे हैं जितने भी डिजिट्स है ना वो सब के सब क्या है, सिग्निफिकेंट हैं। तो अब ये 3.50 लिखा हुआ है ना, तो ये तीनों के तीनों क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो इस वैल्यू में हमारे पास जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट है। बाकी ये एक कोई क्विज दिया हुआ है, ये आपने लाजमी करना है, और मैं करवाने तो लगी, लेकिन उससे पहले आप कोशिश करें कि इसको खुद करें, ताकि आपको आइडिया हो कि आपको कितनी समझ आई है। अच्छा, यहाँ पे देखिए ना, ए पॉइंट में वो कह रहे हैं कि हमने इन सब में बताना कितने-कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब यहाँ पे देखिए, हमने देखा एक्सपोनेंट से पहले जितने भी फिगर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। तो अब ये जो एक्सपोनेंट वाली वैल्यू है, इससे पहले कितने फिगर्स हैं, 1, 2, 3, इसका मतलब इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अच्छा, अब ये जो बी वाला है, इसके अंदर जो बताए हुए हैं सारे 1 से लेकर 9 तक तो सब सिग्निफिकेंट होते हैं डिजिट्स। तो इसके अंदर ये जितने भी यूज़ हो रहे हैं, ये तीनों क्या हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। अब इसमें भी हमारे पास कितने हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। अब इसमें देखें, ये 0 कहाँ आ रही है, ये 0 आ रही है लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट साइड वाली 0 तो सिग्निफिकेंट नहीं होती ना, तो ये 0 सिग्निफिकेंट नहीं है। और बाकी ये तीनों डिजिट्स जो हैं ये तो सिग्निफिकेंट हैं, क्योंकि 1 से 9 तक सब सिग्निफिकेंट होते हैं। तो ये सिग्निफिकेंट है, तो इस वैल्यू में भी हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब ये वैल्यू देखिए, इसमें भी ज़ीरोज़ लेफ्ट साइड पर हैं, तो ये जो सारे ज़ीरोज़ हैं ये सब के सब सिग्निफिकेंट नहीं है। सिर्फ ये तीनों वैल्यूज जो है वो सिग्निफिकेंट है, तो इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इन सब में जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट है। आगे हमारा टॉपिक है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन कहते हैं कि हमारी जो रीडिंग्स आ रही है ना, वो एक दूसरे के कितना क्लोज है। फॉर एग्जाम्पल, कि एक चीज की हमने रीडिंग्स ली हैं, एक लेंथ है, उसी की हम रीडिंग्स ले रहे हैं। अब 12.1, 12.2 और 12 अगली हमने रीडिंग ली वो भी 12.1 ही आ गई। इस तरह करके हमारी जो रीडिंग्स है वो एक दूसरे के कितना क्लोज आ रही है, उसे हम कहते हैं प्रिसीजन। अच्छा, लेकिन अब फॉर एग्जांपल एक्चुअल हमारे पास जो रीडिंग है वो क्या है, उसकी 12.3, ये जो असल रीडिंग है ना उस चीज की जो हम ले रहे हैं वो है 12.3। अब अगर हमारे पास रीडिंग फॉर एग्जांपल 12.3 ही आ रही है, या 12.28 आ रही है, इस तरह करके हमारे पास रीडिंग्स आ रही है जो उसके क्लोज आ रही है, तो जो रीडिंग हमारे पास एक्चुअल रीडिंग के कितना क्लोज है उसे हम कहते हैं एक्यूरेसी, एक्चुअल रीडिंग। अब ये जो है वो एक्यूरेट है रीडिंग, और ये रीडिंग्स क्या है, प्रिसाइज है, यानी एक दूसरे के जितना क्लोज है उसे हम कहते हैं प्रिसीजन। और एक्चुअल रीडिंग के जो है वो कितना क्लोज आ रही है हमारे पास मेजरमेंट, उसे हम कहते हैं एक्यूरेसी। तो एक जो फिजिकल मेजरमेंट है ना, उसको प्रिसाइज भी होना चाहिए, उसे उसकी जितनी भी हम रीडिंग्स ले रहे हैं वो एक दूसरे के भी क्लोज आनी चाहिए। ये नहीं कि अगर एक 12.1 आ रही है तो अगली हम दोबारा लें उसी चीज की लेंथ, तो वो 12.5 आ रही हो। एक दूसरे के साथ भी क्लोज होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए, और उसके अलावा एक्यूरेट भी होनी चाहिए, यानी एक्चुअल रीडिंग के भी क्लोज होनी चाहिए। तो ये दोनों जो है वो सेपरेट कॉन्सेप्ट्स है, और इनके दरमियान जो है वो वाजिया क्या है, फर्क है, डिस्टिंक्शन है, इनके दरमियान क्या है, फर्क है। अच्छा, अब ये हमारे पास डेफिनेशन है कि प्रिसीजन क्या होता है एक मेजरमेंट की। इसका मतलब ये है कि अगर हमने एक ही चीज की डिफरेंट मेजरमेंट्स ली हैं, यानी ग्रुप ऑफ मेजरमेंट्स हो गया ना, एक ही चीज के हमने बहुत सी मेजरमेंट्स ले ली, तो वो एक दूसरे के कितना ज्यादा क्लोज है उसे हम कहते हैं प्रिसीजन। ये हमारे पास प्रिसीजन की डेफिनेशन है। सही है कि वो मेजरमेंट्स एक्चुअली एक दूसरे के कितना ज्यादा क्लोज हैं। और एक्यूरेसी क्या होता है कि हमने जो है वो मेजरमेंट ली है, जो वो असल मेजरमेंट के जो ट्रू वैल्यू है, जो एक्सेप्टेड वैल्यू है, जो असल मेजरमेंट है उसके कितना क्लोज है, उसे हम कहते हैं एक्यूरेसी। तो ये आपने दोनों की डेफिनेशन याद रखनी है, प्रिसीजन की भी और एक्यूरेसी की भी। अब यहाँ पे जो हमें एग्जांपल दिखाई हुई है कि ये एक बुल सी है या एक टारगेट है, जिसके ऊपर जो है ना वो ऐसे हमारे पास वो होता है ना स्कूल्स में या डिफरेंट जगहों पे इस तरह का एक बोर्ड सा बना होता है जिसके ऊपर एरो मार रहे होते हैं और इस तरह के टारगेट कर रहे होते हैं। अब ये बुल सी, अब देखे ना यहाँ पे उस 3 एरोज मारे, 3 एरोज से उसको टारगेट किया है। अब वो तीनों एरोज एक दूसरे के कितना क्लोज आए हैं, एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। तो ये हमारे पास जो आया है ना चीज, ये क्या है, ये प्रिसाइज है। ये जो है ना ये प्रिसाइज है, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि एक्चुअल तो ये थी ना हमारे पास ट्रू, जहां पे उसको हिट करना चाहिए था, असल जगह तो ये थी, तो ये उसके तो क्लोज नहीं आए, तो ये एक्यूरेट नहीं है, लेकिन ये प्रिसाइज है क्योंकि रीडिंग्स एक दूसरे के तो बहुत क्लोज है।
अब ये देखें, ये जो है वो इसके क्लोज तो आ गई हैं, लेकिन एक दूसरे से कितना दूर है, तो ये एक्यूरेट आई है लेकिन ये प्रिसाइज नहीं है, एक दूसरे के क्लोज नहीं है, प्रिसाइज नहीं है, लेकिन ये एक्यूरेट है क्योंकि एक्चुअल इसके ये बहुत क्लोज है। अच्छा, अब ये देखें, ये एक्यूरेट भी है और ये प्रिसाइज भी है, तो हमारे पास जो भी फिजिकल मेजरमेंट है उसको इसी तरह से एक्यूरेट भी होना चाहिए और प्रिसाइज भी होना चाहिए। अब ये इसके भी क्लोज हैं, जो हमारा टारगेट है उसके भी क्लोज है और एक दूसरे के भी क्लोज है, तो ये एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। तो यहाँ पे यही बताया हुआ है कि हमने एक बुल सी है उसको हिट किया, टारगेट किया। अब प्रिसाइज होने के लिए नंबर ए में जो है उनको एक दूसरे के क्लोज जो है वो हिट हो रहे हैं, इस वजह से ये प्रिसाइज है। उसके अलावा नंबर बी में जो है वो इस टारगेट के क्लोज है, इस वजह से ये एक्यूरेट है। जब आपके पास पेपर में आए ना तो आप डेफिनेशन के साथ ये डायग्राम बना सकते हैं, बस डायग्राम के नीचे वाली लेबलिंग्स लिख दीजिएगा, आगे की जो है ना एक्सप्लेनेशन वो चाहे ना भी लिखें। डायग्राम बनाने से हमेशा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है आपके क्वेश्चन का। अब आगे जो नंबर सी हमें दिखाया गया था उसमें वो उस टारगेट के भी क्लोज थे और उसके अलावा जो है वो एक दूसरे के भी क्लोज थे, इस वजह से हमारी जो रीडिंग थी वो प्रिसाइज भी थी और एक्यूरेट भी थी। तो जब हम इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हैं किसी भी मेजरमेंट में तो हम प्रिसीजन को भी डिटरमिन कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट की। अच्छा, अब प्रिसीजन हमारे पास जो है वो किस तरह से डिटरमिन की जाती है, वो उस इंस्ट्रूमेंट से डिटरमिन की जाती है जो भी हम मेजरमेंट के लिए यूज कर रहे हैं। अब कैसे होता है कि जितना छोटा हमारे पास उस इंस्ट्रूमेंट का क्या होगा, लीस्ट काउंट जितना छोटा होगा उतना ही ज्यादा हमारी मेजरमेंट जो है वो प्रिसाइज आएगी। जैसे एक रूलर है, उसका जो हम मीटर रूलर देखा है हमने, उसका लीस्ट काउंट क्या है, 1 मिलीमीटर है ना, तो हम 1 मिलीमीटर तक की मेजरमेंट ले सकते हैं। लेकिन वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या है, 0.1 मिलीमीटर, तो हम 1 मिलीमीटर से भी छोटी मेजरमेंट उसमें ले सकते हैं, 0.1 मिलीमीटर तक की, तो वो ज्यादा प्रिसाइज हुआ। तो ये ना इनवर्स रिलेशन बनता है, लीस्ट काउंट जितना कम प्रिसीजन उतनी ज्यादा। तो ये भी इंपॉर्टेंट, ये एंड पे जो पॉइंट्स लिखे हुए ना ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको आपने एक दफा अच्छे से देखना है। अच्छा, अब मेजरमेंट जो है वो एक्यूरेट तब होगी, मेजरमेंट इज एक्यूरेट अगर वो करेक्टली रिफ्लेक्ट करे साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड। अब एक्यूरेट वो तब होती है कि हमने जो भी ऑब्जेक्ट हम मेजर कर रहे हैं ना उसकी हमारे पास सही रीडिंग आएगी तो वो एक्यूरेट होगी, यानी असल रीडिंग के वो क्लोज आएगी तो ही मेजरमेंट क्या होगी, हमारे पास एक्यूरेट होगी। तो एक्यूरेसी जो है ना वो किस पर डिपेंड करती है, वो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी पे डिपेंड करती है मेजरमेंट की। यानी एक्यूरेसी का जो रिफ्लेक्शन है, रिलेशन है ना, वो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के साथ है, यानी अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय उसकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू है ना, इनको हम डिवाइड करें तो हमारी जो अनसर्टेन एक्यूरेसी है वो उस पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल अगर 12.3, अगर हमारे पास किसी चीज की वैल्यू आ रही है 12.3 प्लस माइनस 0.1, जो उसके साथ उसकी लिखी होती है ना अनसर्टेनिटी, तो ये जो एक्यूरेसी है ना वो उस पर डिपेंड करती है। अब जब हम इसकी फ्रैक्शन निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये कितनी एक्यूरेट है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि किसके साथ रिलेटिव होती है, ये जो रिलेटिव मेजरमेंट्स हम लेते हैं ना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। स्मॉलर द साइज ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, जितना छोटा साइज होगा ना किसी भी क्वांटिटी का उसके लिए हमें और ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई लंबा सी चीज है उसको तो हम मीटर रॉड से मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन अब अगर कोई इस तरह की कोई चीज है इसको मैं मीटर रॉड से तो नहीं ना मेजर कर सकती, इसको मैं मेजर करूंगी वर्नियर कैलिपर से। लेकिन अगर ये जो एक वायर है, ये जो वायर है इसको मैं वर्नियर कैलिपर से भी नहीं मेजर कर सकूंगी, इसको तो मैं स्क्रू गेज से मेजर करूंगी। तो जितना छोटा हमारे पास क्वांटिटी जितनी छोटी होती जाएगी ना, उसका साइज जितना छोटा होता जाएगा, हमें उसके लिए और ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा, यानी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी लीस्ट काउंट और ज्यादा कम हो, ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा। तो एक्यूरेसी जो है वो मेजरमेंट की वो सिग्निफिकेंट फिगर्स से रिफ्लेक्ट होती है, यानी जितने ज्यादा हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी। जिस चीज के अंदर जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसका मतलब वो उतनी ज्यादा एक्यूरेट है। अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है और अगली मेजरमेंट में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो इसका मतलब 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली जो है वो ज्यादा एक्यूरेट है मेजरमेंट। और जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो बढ़ते जाएंगे एक्यूरेसी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। लीस्ट काउंट जितना छोटा होता जाएगा प्रिसीजन उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। सिग्निफिकेंट फिगर्स जितने ज्यादा होते जाएंगे एक्यूरेसी भी उतनी ज्यादा होती जाएगी। एक्यूरेसी और सिग्निफिकेंट फिगर्स का डायरेक्ट रिलेशन है, एक ज्यादा होगा तो दूसरी भी ज्यादा होगी। और लीस्ट काउंट और प्रिसीजन का इनवर्स रिलेशन है, यानी लीस्ट काउंट छोटा होता जाएगा तो प्रिसीजन बढ़ती जाएगी। तो हमें हमें अगर ज्यादा प्रिसाइज चाहिए वैल्यू तो हमें ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज करना है जिसका लीस्ट काउंट जो है वो और ज्यादा छोटा हो। अब आगे ना कुछ डिवाइसेस हैं, यानी टाइम डिवाइसेस हैं, ऐसी डिवाइसेस जिनसे हम टाइम को मेजर कर सकते हैं, उनका यूज बताया हुआ है और उनकी एक्यूरेसी को बताया हुआ है। तो ये आपने ना एमसीक्यूज के लिए कर लेना है कि इसमें ना अक्सर एमसीक्यूज में इनमें से किसी का एक्यूरेसी पूछी जा सकती है या यूज भी शायद पूछा जाए।
अच्छा, अब एटॉमिक क्लॉक है जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होती है, यानी जो एटॉमिक लेवल पे भी करती है मेजर, तो हमारे पास वो क्या है, वो बहुत छोटे टाइम इंटरवल्स को मेजर कर सकती है और इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है 10 की पावर -10 सेकंड्स तक। उसके अलावा जो डिजिटल स्टॉप वॉच है, यानी ऐसी स्टॉप वॉच जो बिल्कुल जो हमने पीछे देखा है जो डिजिटल थी जिसके ऊपर वैल्यू खुद ही आ जाती है, उस तरह की जो स्टॉप वॉच होती है, वो जो है वो शॉर्ट इंटरवल्स मेज़र करती है और उसकी एक्यूरेसी जो है वो 0.01 सेकंड्स तक होती है। और एनालॉग स्टॉप वॉच होती है जिसे हम खुद देखते हैं, उसके ऊपर जो 30 डिविजन्स बनी होती हैं और उसके अंदर हर डिवीजन के अंदर भी 10 डिविजन्स होती हैं, जिनसे हम खुद जो है वो टाइम की ड्यूरेशन को देखते हैं, तो वो उसके जो है वो कहाँ तक हो सकता है, वो प्लस माइनस 0.1 सेकंड तक उसकी एक्यूरेसी हो सकती है। इसकी जो है वो 0.01 तक एक्यूरेसी है और इसकी कितनी है 0.1 तक एक्यूरेसी। अच्छा, टिकर टैपर टाइम उसकी क्या, टिकर टेप टाइमर की कहाँ है, उसकी शॉर्ट इंटरवल जो है वो 0.02 सेकंड्स तक हो सकते हैं। वॉच या क्लॉक जो हमारी नॉर्मली यूज़ होती है, उसके अंदर हम आवर्स में, मिनट्स में और सेकंड्स में देखते हैं टाइम को। पेंडुलम क्लॉक, वो जो एक क्लॉक होती है ना जिसके नीचे पेंडुलम सा लटका हुआ होता है, जो इस तरह की घड़ी से बनी होती है, उसके नीचे एक पेंडुलम लटकता है जो मूव करता है, कि जब भी कोई 1 घंटा गुज़र जाता है तो वो इस तरह से पेंडुलम मूव करता है और आवाज़ आती है उसकी मूवमेंट की, तो वो जो है थोड़े और लॉन्ग टाइम इंटरवल्स को मेज़र कर सकती है, आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स के। उसके अलावा रेडियो एक्टिव डिके क्लॉक है, जो कि हमारे पास किसी भी कोई भी चीज़ है ना जो डिके हो जाती है, यानी जो गल सड़ रही होती है उसके अंदर से जो है वो रेडियो एक्टिव रेज़ निकलती हैं, तो ये उसको मेज़र करती है। तो वो अक्सर उसमें ये होता है कि बहुत साल पुरानी चीज़ें होती हैं जिनको हमने देखना होता है कि इसको इसकी जैसे कोई भी हमें मिला है, फॉसिल्स मिले हैं अर्थ के नीचे से साइंटिस्ट को, तो उन्होंने देखना है कि कितने साल पहले के हैं, तो फिर उसके लिए तो थाउज़ेंड ऑफ ईयर्स पुराने वो फॉसिल्स होते हैं, बहुत हज़ार साल पुराने फॉसिल्स होते हैं, तो उसके लिए कौन-सी क्लॉक यूज़ की जाती है, रेडियो एक्टिव डिके क्लॉक। और ये जो है वो थाउज़ेंड्स ऑफ ईयर्स पुराने जो हैं उनको भी मेज़र करती है टाइम को। आगे ना हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है राउंडिंग ऑफ द डिजिट्स, यानी डिजिट्स को उनकी सिंपल फॉर्म में लिखना, और जहाँ भी अननेसेसरी या गैर ज़रूरी जो डिजिट्स होते हैं ना उनको रिमूव कर दिया जाता है, ताकि हमारे पास जो है वैल्यू बिल्कुल करीब-करीब की और एक्यूरेट वैल्यू आ जाए। तो राउंडिंग ऑफ करते हुए हम नंबर्स को जो है वो एक सर्टेन नंबर तक, सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो एक सर्टेन मखसूस नंबर तक हम उसको राउंड ऑफ कर देते हैं, सिम्प्लीफाई कर देते हैं, और हम कहाँ तक ले आते हैं उसको नियरेस्ट वैल्यू तक, यानी करीब-करीब की वैल्यू तक लेकर आ जाते हैं। तो ये हमारे पास जो वो इसकी राउंड ऑफ की डेफिनिशन भी हम इसको कह सकते हैं। अब आगे ना रूल्स हैं राउंडिंग ऑफ के, जो आपको 2 तरह के रूल्स बताए हुए हैं, एक ये वाला और एक जो है वो नीचे वाला। मैं आप लोगों के लिए वैसे भी हाइलाइट कर देती होती हूँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो अगर जो लास्ट डिजिट है वो 5 से ज़्यादा है, क्या है वो 5 से ज़्यादा है, तो जो रिटेन्ड डिजिट है, ये हमने मैथ्स में भी वैसे राउंड ऑफ पढ़ा होता है बहुत ज़्यादा, तो इतना मुश्किल नहीं होगा आप लोगों के लिए। तो जो रिटेन्ड डिजिट है, यानी रिटेन्ड डिजिट वो कौन-सा डिजिट होता है जो हम राउंड ऑफ के बाद रखते हैं ना, यानी जिसे हम रख लेते हैं राउंड ऑफ के बाद, जो बच जाते हैं हमारे पास डिजिट्स, और जिनको हम निकाल देते हैं वो तो रिमूव हो जाते हैं ना, जो बच जाते हैं। तो जो अगर लास्ट डिजिट जो है वो 5 से ज़्यादा है, तो जो रिटेन डिजिट है उसको हम 1, उसमें हम 1 इंक्रीज़ कर देंगे, और अगर लास्ट डिजिट जो है वो 5 से कम है, तो रिटेन डिजिट को हम एज़ इट इज़ रखेंगे, ना उसमें से 1 कम करेंगे, ना ज़्यादा करेंगे, बल्कि उसको एज़ इट इज़ रख देंगे। अब देखिए हमारे पास अगर एक ये वैल्यू दी हुई है और बोला हुआ है कि इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जो है वो राउंड ऑफ करें। तो अब हमारे पास इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, ये चारों सिग्निफिकेंट है, 2 तक हमने राउंड ऑफ करना है, तो इसका मतलब इन 2 तक हमने इसको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो अब हम लास्ट डिजिट देखेंगे, यानी जो हमने जहाँ तक राउंड ऑफ करना है ना, उसके बाद वाला जो लास्ट डिजिट है, तो वो कौन है, वो 1 है। अब इसको हम चेक करेंगे। अब देखिए अगर ये लास्ट डिजिट जो है वो 5 से ज़्यादा है, तो हम जो है रिटेन डिजिट में 1 इंक्रीज़ कर देते हैं, लेकिन अगर 5 से कम है, तो वो एज़ इट इज़ रह जाता है। तो ये देखो यहाँ पे ये 5 से कम है ना, ये 1 जो है ये 5 से कम है, तो ये हमारे पास एज़ इट इज़ रहेगा। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमने इसको राउंड ऑफ किया, तो आंसर हमारे पास 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 आ जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि इसको जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करें, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमारे पास यहाँ तक बनते हैं। अब हम अपना लास्ट डिजिट देखेंगे जो कि 6 है, तो अब ये 5 से बड़ा है, तो इसका मतलब पिछले डिजिट में, जो रिटेन डिजिट्स में से पिछला डिजिट है उसमें 1 जो है वो प्लस हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अब ये 3.45 के बजाय 3.46 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 केजी बन जाएगा। अच्छा, अब वो कह रहे हैं अगर हमारे पास इंटीजर जो है वो 5 आ रहा है एंड पे जो है वो 5 आ रहा है, तो हमारे पास एक आर्बिट्रेरी रूल है, यानी एक रैंडम सा रूल है। ये कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, ये एक रैंडम सा रूल ऐड किया गया है। वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास जो है 5 से पिछला डिजिट ऑड होगा,
5 से पिछला डिजिट, 5 से पहले जो डिजिट आ रहा है वो ऑड है। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7 जो 2 के टेबल में नहीं आते वो ऑड नंबर्स होते हैं। तो ऑड है तो हम क्या करेंगे, लास्ट डिजिट जो हमारे पास रिटेन डिजिट्स में जिनको हमने रखा है, जो हमारे राउंड ऑफ के बाद बच जाते हैं, उनमें से जो लास्ट डिजिट है उसमें हम 1 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 1 हम उसमें प्लस कर देंगे। और अगर हमारे पास वो जो है वो 5 से कम है, अगर सॉरी जो 5 से पिछला डिजिट है वो इवन है, वो ऑड नहीं है बल्कि वो क्या है, वो इवन है, तो फिर हमारे पास जो वैल्यू है वो सेम ही रहेगी, एज इट इज रहेगी। ऑड है तो 1 प्लस हो जाएगा और अगर इवन है तो एज इट इज रहेगी। अब इसके एग्जांपल देखिए, हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है इसको। अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ये जो है राउंड ऑफ होगा तो वो है हमारे पास, ये है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब लास्ट डिजिट हमारे पास 5 है। हमने जो पिछले रूल्स पढ़े, एक तो हमारे पास था कि अगर 5 से ज्यादा होगा तो हमने 1 ऐड करना है और अगर 5 से कम होगा तो एज इट इज रखना है। लेकिन अब अगर 5 होगा तब हमने क्या करना है, तो अब हम यही देख रहे हैं कि 5 होगा तो हमने क्या करना है। अब लास्ट डिजिट हमारे पास 5 आ गया, 5 से ज्यादा होता है तो 1 प्लस करते हैं, 5 से कम होता है तो एज इट इज रखते हैं। लेकिन अगर लास्ट डिजिट 5 है तब हम ये करेंगे कि 5 से पिछले डिजिट को देखेंगे, अगर वो इवन है तो वो एज इट इज रहेगा और अगर ऑड है तो उसमें हम 1 प्लस कर देंगे। अब 4 है 5 से पहले, तो अब 4 क्या होता है, 4 तो इवन है ना, 2 के टेबल में आता है, तो ये वैल्यू हमारे पास एज इट इज रहेगी। तो हम जब 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको राउंड ऑफ करेंगे तो इसको हम 4.4 लिखेंगे। अब यहाँ पे भी हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है, ये है हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब लास्ट डिजिट कौन है, 5 ही है, तो अब हम देखेंगे 5 से पिछला डिजिट ऑड है या इवन है। अब ये क्या है, ये ऑड है, तो इसका मतलब हम इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये 4.6 हो जाएगा। अच्छा, वो कह रहे हैं कभी कभी हम ना लॉजिक से भी इसको डिसाइड कर सकते हैं, यानी अपने माइंड की लॉजिक से, एक फैक्ट से भी डिसाइड कर सकते हैं। कैसे? कि अगर हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको राउंड ऑफ करना है, अब ये हमारे पास वैसे तो देखा जाए तो 4.5 बनेगा ना, कैसे? क्योंकि ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इसके बाद कौन आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 से जो पिछला डिजिट है वैसे तो वो इवन है और जब इवन होता है तो हम उसमें ऐड नहीं करते, लेकिन यहाँ पे हम अपने माइंड के लॉजिक से देखेंगे ना कि अगर हम इसको एज इट इज रख दें, 4.4 रख दें, राउंड ऑफ कर दें, तो वो तो इस एक्चुअल वैल्यू के इतना करीब नहीं लग रहा, 4.4 तो इससे बहुत छोटा लग रहा है। लेकिन अगर हम 4.5 लिखेंगे तो वो इसके कुछ करीब लग रहा है, तो फिर हम इसका आंसर 4.5 लिख सकते हैं। किस लिए? क्योंकि हम इसको थोड़ा सा लॉजिक से सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक टाइमर है जो कि मेजर कर सकते हैं टाइम को, यानी इलेक्ट्रॉनिक टाइमर है ना, बिल्कुल डिजिटल है, इलेक्ट्रॉनिक है, ये टाइम को मेजर कर सकते हैं, टाइम इंटरवल्स को, कितने छोटे, 1/10,000, 1/10,000 तक के छोटे टाइम इंटरवल को मेजर कर सकते हैं। 1/10,000 का क्या मतलब है, यानी एक चीज के हमने 1 सेकंड के हमने 10,000 हिस्से किए, 1 सेकंड के हमने 10,000 हिस्से किए और उसमें से एक पार्ट ले लिया, तो उसको कहते हैं 1/10,000। ये किसके इक्वल होगा, 0.0001 सेकंड। तो इतना छोटा जो है, इतना ज्यादा छोटा इसका जो है वो लीस्ट काउंट होता है, तो ये इतनी कम तक टाइम को जो है वो मेजर कर सकता है। तो हमारा यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी इसकी एक्सरसाइज को, न्यूमेरिकल्स वगैरह को सॉल्व करेंगे। तो ये था आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें ताकि आपको अगले लेक्चर्स की अपडेट साथ साथ मिलती रहे।